बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं। डॉक्टर रुबीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मुतालिया पाकिस्तान, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में खिदमत सर अंजाम देती रही हैं। आज हम आपसे द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करेंगे और एकेडमिक के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। मैडम, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र आपका कैसे रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो अपने नेटिव टाउन आरिफवाला से हासिल की थी। बीए फिर लाहौर से किया, फिर मैंने मास्टर्स किया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर शादी होगी और मेरी स्टडीज़ जो थी वो डिसकंटिन्यू होगी। तकरीबन कोई 11 साल बाद आई अगेन जॉइन माय स्टडीज़ और मैंने एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एज़ एमफिल स्टूडेंट। वहीं से मैंने एमफिल किया, फिर वहीं से मैंने पीएचडी किया और वहीं तकरीबन कोई 7-8 साल मैंने सर्व भी किया है। और दिस इज़ ऑल। ठीक मैडम, आप इस डिपार्टमेंट में बाई चॉइस आई हैं या बाई चांस? देखिए, मैं इसमें यहाँ पे मेरी चॉइस, मुझे शुरू से मुझे एडमायर करता था बहावलपुर के जो ये शहर है। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एक हिस्टोरिक पोजीशन तो थी। तो जब यहाँ पे सीटें अनाउंस हुई हैं तो मैंने अप्लाई किया। उस वक्त तक मेरे जहन में नहीं था कि आई विल सर्व देयर। लेकिन जब यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई है तो फिर मैं अपनी चॉइस से यहाँ पे आई हूँ, मैं बाय चांस नहीं आई हूँ। आपका पीएचडी का थीसिस किस हवाले से था? मेरा पीएचडी का जो थीसिस था, मैंने बेसिकली सिख रूल जो था उसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी। और यूजुअली जो मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं हमारे अंदर के, जी सिख रूल में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या उनके साथ बहुत ज़ालिमाना सलूक हुआ है, तो मैं उसको देखना चाहती थी कि इसमें रियलिटी कितनी है और इसमें गलत फहमियाँ कितनी पाई जाती हैं। और उसके पीछे मकसद ये था कि आज तक जो दोनों कौमें हैं, सिख और मुसलमान, दोनों ने ही बहुत बहादुर कौमें हैं और दोनों के आपस के मज़हबी कई ख़यालात जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो क्या वजह थी इस दुश्मनी की? क्योंकि जब भी बात करते थे तो रंजीत सिंह के बारे में यही कहा जाता था, जी वो बहुत ज़ालिम है। तो मैं उस चीज़ को देखना चाह रही थी और मैंने फिर जो मेरी फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो भी कुछ उस दौर में हुआ है, एक तो ये कि हम मिक्स करते हैं रंजीत सिंह के से पहले वाले सिख पीरियड को और उसके बाद वाले पीरियड को हम मिक्स करते हैं कि उसमें जो भी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं तो उनको हम मज़हब के साथ जोड़ देते हैं। या रंजीत सिंह के दौर में भी जो भी मुसलमानों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है या उनके साथ जो सलूक हुआ है उसको हम मज़हब के साथ जोड़ देते हैं। तो मैं ये देखना चाहती थी कि वो मज़हबी तौर पे उसने किया था या उसके पीछे कोई उसकी पॉलिटिकल नीड्स थी। तो मेरी फाइंडिंग्स तो ये थी कि मज़हबी तौर पे वो एक सेकुलर रूलर था। इवन अगर हम बाद का दौर भी देखें, जब जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है मुसलमानों की इमारतों की, मुसलमान उस दौर में भी हम देखते हैं कि किसी मुसलमान ने सिखों के मुकाबले में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया है। जो लोग सिखों के साथ फेथफुल थे वो उसके साथ फेथफुल ही रहे। तो जो उनकी आपस की जंगें थी जिसमें जो इमारतों की डिस्ट्रक्शन हुई है, तो उसको हमने मज़हब के तौर पे अपने कि जी हमारी मज़हबी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इस तरह से तो मेरी फाइंडिंग थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो भी हुआ पॉलिटिकली हुआ, मज़हबी तौर पे नहीं हुआ। ठीक, आपके कितने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? मेरे मुख्तलिफ़ नेशनल और इंटरनेशनल उसमें जर्नल्स में तकरीबन कोई 17 आर्टिकल जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। मेरी बुक भी जल्द ही इंशाल्लाह आने वाली है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। और इसके अलावा एक और मेरी बुक जो है, एक मेरा बुक चैप्टर के तौर पे कैम्ब्रिज वालों के साथ मेरा एक हुआ था, वो भी जल्द ही आने वाली है। उसमें भी एज अ बुक चैप्टर मेरा एक आर्टिकल उसमें भी आने वाला है। ठीक मैडम, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है? देखिए, रिसर्च कल्चर के हवाले से अगर हम देखें तो अगर हम पीएचडी लेवल पे जाके देखें तो हमें कुछ रिसर्च नज़र आती है। ख़ास तौर पे मैं सोशल साइंसेस के हवाले से बात करूँगी क्योंकि मेरा अपना डिसिप्लिन वही है। ठीक। तो हमें पीएचडी लेवल पे तो कुछ रिसर्च नज़र आती है, लेकिन एक जो मुझे लगता है जो हमारे अंदर कमी है
वो ये कि हमें BS लेवल पे, अब चूँकि यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे बच्चों से BS लेवल पे वो यहाँ पे एडमिशन हम उनको देते हैं, तो अगर वहीं पे उनके से रिसर्च की आदत उनको डाल दी जाए और उनसे छोटे आर्टिकल्स या जो भी वो काम कर रहे हैं उसका रिसर्च बेस्ड उनके पेपर जो हैं वो उनके शाया किए जाएँ या उनसे काम करवाया जाए, तो खुदादाद सलाहियतें तो हर जगह ही होती हैं। ये नहीं है कि किसी ख़ास जगह के लिए अल्लाह ताला ने मखसूस कर दी हैं। तो अगर यहाँ भी हम बच्चों में ये शुरू से आदत डाल दें कि वो रिसर्च बेस्ड अपना काम करें, ठीक। ख़ास तौर पर लाइब्रेरी के हवाले से मैं कहूँगी या प्राइमरी डाटा के इस्तेमाल के हवाले से, तो वो उसमें मुझे थोड़ी सी हमारे जो BS लेवल और फिर MS लेवल पे थोड़ा सी कमी नज़र आती है, जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक। मैडम, मुतालिया पाकिस्तान के MA पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या स्कोप है इन फ्यूचर, वो किस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, MA पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से तो मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है उनके लिए। लाइक आप अगर स्कूल्स में चले जाएं तो वहाँ पे एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे इसको लिया जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो साइंसेस का है चाहे वो सोशल साइंसेस का है, हर जगह पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है। और जी। मेरा ख़्याल है बजाय इसके कि आप जो रेलिवेंट लोग हैं उन्हीं को भेजें तो उनके लिए बहुत स्कोप है। इसके अलावा ये जो अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो यहाँ से जो लोग रिसर्च करके निकलते हैं, तो ये जो मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके हवाले से भी यकीनन उनका एक बहुत अहम रोल हो सकता है, वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्कोप तो बहुत है इसका। मुतालिया पाकिस्तान में PCS और CSS करने के लिए इम्तिहान की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? एज ए एक्सपर्ट्स आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट तो PCS और ये जो CSS के अंदर ऐसे होते हैं जो कि आपको कंपलसरी तौर पे पढ़ने पड़ते हैं, और उसमें से ज़्यादा वो सब्जेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ वाले ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे होते जी। हैं। तो अगर वो उसको सीरियसली लें, और इसके अलावा अगर रोज़ाना अखबारात जो हैं डे टू डे अगर वो उसको मुतालिया करते रहें और इन सब्जेक्ट के साथ, तो मेरा ख़्याल है उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक। पाकिस्तान में सियासी शऊर को बढ़ाने के लिए BS लेवल तक जो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है, इसका सिलेबस किस हद तक सही है? जो आम हम उसमें पढ़ाते जी। हैं छोटी सी किताब, मेरा जी। नहीं ख्याल कि वो कोई इफ़ेक्टिव है। उसमें एक तो यूजुअली पार्ट वो होता है जो हम पढ़ाते हैं जो पाकिस्तान मूवमेंट से ताल्लुक़ रखता है वही, लेकिन वो भी बच्चे चूँकि वो सिर्फ 40 नंबर की होती है, वो इतनी छोटी सी किताब होती है कि उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई इफ़ेक्टिव, क्योंकि अभी भी हम बच्चों से पूछते हैं तो उन्होंने बस वो चीज़ें रटी हुई होती हैं, शुरू से वही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, और उसमें ज़्यादा जो हमारे रिसेंट हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको भी उसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि उसको सीरियस बुनियादों पे बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर न्यूज़पेपर के हवाले से बात करें तो न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स के लिए कितना अहम है और उसका मुतालिया किस हद तक करना चाहिए, ख़ास तौर पे CSS करने के लिए, PS करने के लिए? मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे रोज़ अखबारात जो हैं, जो बच्चे इस फील्ड में जाना बल्कि अगर वो क्या कोई भी अगर अवेयरनेस चाहता है तो रोज़ाना के अखबारात, और फिर ये कि एक तो बाइसिस के साथ अखबारात को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप तैयारी के हवाले से सिर्फ पूछ रहे हैं तो यकीनन वो बहुत हेल्पफुल होता है आपका इसमें CSS की तैयारी के हवाले से। अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें तो इन फ्यूचर पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाने का इरादा रखता है? बिल्कुल रखता है, और इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारा टाइटल फाइनल हो चुका है। हम लोग फर्दर इस प्रोसीजर में है कि फ़ंडिंग के लिए अप्लाई करें। हम जो इसके ऊपर जो हम इंटरनेशनल, पहले हमारा इरादा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और फिर इंटरनेशनल, लेकिन अब हम पहले ही दफ़ा ही जो कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं वो हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, वो इंशाल्लाह 14-15 अक्टूबर को हमारा प्लान तो अभी ये है कि आगे देखते हैं, अल्लाह ताला जो बेहतर करेगा, हालात बेहतर रहे तो इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और ये जल्द ही इंशाल्लाह इसका वो हम कॉल फॉर पेपर दे देंगे इंशाल्लाह। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की लीडरशिप में जब से वो आए हैं, यूनिवर्सिटी किस हद तक तरक्की कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे भी मेरा ख़्याल है मैं अभी उसी साल आई हूँ, मैं जिस साल डॉक्टर अतर महबूब अतर साहब। महबूब साहब जो है उन्होंने ज्वाइन किया, मेरी अपॉइंटमेंट उन्हीं के हाथों हुई है। मुझे उससे पहले का नहीं कोई आइडिया, लेकिन जो जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत ही उस वक़्त तक कोई एज़ सच प्रमोशन के हवाले से
बच्चों की एनरोलमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जो एक मेरा ख़्याल है एक विजनरी शख्स को जो मेजरमेंट लेने चाहिए वो ऐसा कुछ नहीं था। और विदिन 2 इयर्स, अभी तो ये कोरोना की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अगर आज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो तादाद के लिहाज से इस्लामिया यूनिवर्सिटी सबको लीड कर रही है। और इंशाल्लाह एक तो सर बहुत विजनरी हैं, और फिर ये कि कोई भी हम जैसे कोई अगर हम काम करना चाहते हैं तो उसमें हमें कोई रुकावट नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपना जर्नल शुरू करना चाहते थे, विदिन मिनट्स उन्होंने साइन किया है और हमारे लिए वो आसानियाँ पैदा की हैं कि आप आईटी डिपार्टमेंट से रब्ता करें, जो कि मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी चीज़ें होती नहीं है, उसमें कई महीने लग जाते हैं। और हमने विदिन वीक्स काम करके तो उसको इंशाल्लाह हम ऑनलाइन भी करने वाले हैं इंशाल्लाह अगले महीने तक। तो बहुत ही विजनरी भी है, और वो जो कहते हैं ना जिसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो उनकी थिंकिंग मुझे इस तरह से लगती है। और इंशाल्लाह अब कोई जब कोई जिसने, अगर मैंने तो पहले नहीं देखा, लेकिन अगर कोई लोग जिन्होंने पहले यहाँ पे पढ़ा है और वो उन्होंने 1-2 साल पहले यहाँ पे देखा है, तो वो आके जब देखते हैं कैंपस को तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और किसी यूरोपियन वो उसमें कैंपस में आ गए। और बहुत ही मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत विजनरी आदमी है, और उनके साथ काम करने में यकीनन यूनिवर्सिटी जो है बहुत आगे तक जाएगी इंशाल्लाह। ठीक। मैडम, वो सियासी पार्टियां सियासी शऊर को बढ़ाने के लिए किस तरह अहम किरदार अदा कर सकती हैं? सियासी पार्टियां सियासी शऊर पहले ख़ुद ले लें, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो इसको बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं, जो कि मुझे लगता है कि अभी हमारे अंदर ख़ुद भी नहीं आया। सियासी पार्टियों के अंदर अभी जो उनके लीडर्स हैं चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तो उनके अंदर मुझे तो नहीं लगता। मेरा चूँकि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सो आई एम सॉरी कि अगर किसी के जज्बात हर्ट हुए हों, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पार्टियां जो हैं पहले उनको ख़ुद इस चीज़ को एहसास करने की ज़रूरत है कि उनका अपना विज़न क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी साहब की, चेयरमैन पाकिस्तान स्टडीज़ एंड डीन फैकल्टी ऑफ लॉ। उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान डिपार्टमेंट जो है किस हद तक तरक्की कर रहा है, उनका फैकल्टी के साथ किस तरह का रवैया होता है, इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप पॉइंट आउट करें। देखिए, मैंने ये ज्वाइन किया था 2019 नवंबर में। ये डिपार्टमेंट जो है तब से लेके अब तक ही इज़ जस्ट लाइक अ एल्डर ब्रदर, ही इज़ जस्ट लाइक अ फादर। उन्होंने हमारे तकरीबन को 11 लोग हैं यहाँ पे, हम कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर हैं, लेकिन कभी किसी को फ़र्क महसूस नहीं हुआ है कि उनका रवैया सबके साथ एक जैसा होता है। दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले कहा ना कि बहुत सारे लोग काम करना चाहते थे, लेकिन शायद उनके जो हायर अथॉरिटीज़ थी उनको अलाउ नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर गिलानी का भी विज़न था कि हम कॉन्फ्रेंसेस भी करवाएंगे, हम सेमिनार भी करवाएंगे, हम अपना जर्नल शुरू करना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें पहले रास्ते जो थे वो खुले हुए नहीं थे। अब उन्होंने एक तो ये कि उनकी तरफ से हमें पूरी सपोर्ट होती है कि जी वो एक दे देते हैं कि हमने ये काम करना है, और फिर जब हम करके जाते हैं तो उसको अप्रिसिएशन भी मिलती है। पूरी टीम जो है, टीम वर्क है, आपको नज़र आएगा पूरे डिपार्टमेंट के अंदर सब मिल के काम कर रहे हैं। एक तो ये कि उनकी जैसे बाज़ डिपार्टमेंट्स में होती है ना कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, वो यहाँ पे नहीं चल रही है। एक तो ये कि सारे इकट्ठे हैं, जो है सबके मशवरे से हो रहा है, और फिर ये कि जो वो टास्क देते हैं तो सारे लोग फिर उसके ऊपर, उनको पता होता है कि अगर इसमें हमने कोई नया इनिशिएटिव लिया है तो वो उसको इनकरेज करेंगे। ना सिर्फ इनकरेज करते, बल्कि जैसे मैं इसके हवाले से अगर बात करूँ कि जिस वक्त हम जर्नल शुरू कर रहे थे, तो चूँकि हमने तो अभी बिल्कुल वो उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना था, तो हमें आइडिया नहीं था क्या, तो वो ख़ुद हमारे साथ, मेरे साथ, हमारे 1-2 टीम के और मेंबर, हम सारे इकट्ठे गए हैं। तो जिन से रब्ता हो सकता था वो ख़ुद गए, हालांकि वो डीन भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं, लेकिन उन्होंने साथ जाके हमारे उन लोगों से मिले और हमें, ताकि चीज़ों का आसानी से पता चल जाए। इसके अलावा उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए जो अब हमें टास्क दिए हैं, कमेटियाँ बनाई हैं, तो उसको उन्होंने फ्री हैंड दिया है कि आप जिस तरह से भी करें। तो ये एक मेरा ख्याल है, अगर एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट आपको पूरी तरह से इनकरेजमेंट देता है तो फिर काम करना हर कोई चाहता है, लेकिन जब इनकरेजमेंट मिलती है तो फिर आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। और वो यकीनन उनकी और दूसरा ये कि वो खामखा कीड़े निकालने वाले या रोड़े अटकाने वाले नहीं हैं। वो अगर कोई एक अच्छा आइडिया आता है तो उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, मुतालिया पाकिस्तान डिपार्टमेंट में कितना तलबा एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं और कितना फैकल्टी मेंबर हैं? हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 11 हम लोग हैं टोटल, उनमें से 7 तो पीएचडीज़ हैं
4 जो नए लोग आए हैं एसोसिएट लेक्चरर के तौर पे, उनमें से भी कई लोग जो हैं वो अपना थीसिस जो है वो सबमिट करवा चुके हैं पीएचडी का। तो हमारे पास अब बाकी सब लोग जो हैं वो एमफिल हैं। तो ये और मतलब ये कि एनरोल हैं वो लोग पीएचडी के लिए, लेकिन जल्द ही उनकी पीएचडी भी होने वाली है। तो एक तरह से हमारी फैकल्टी जो है वो एक जो रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है एमफिल और पीएचडी के लिए। हमारे पास इस वक्त मेरा ख़्याल है कोई 70-75, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं नंबर्स पता अभी तक, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 75 से अबव हमारे पास हैं इसके एमफिल के हैं। और तकरीबन कोई 30 आई थिंक हमारे पास पीएचडीज़ हैं जो कि इस वक्त हमारे पास एनरोल हैं, और उनके कुछ के थीसिस जो हैं वो सबमिट होने वाले हैं, कुछ जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं। ठीक। अगर आपकी हॉबीज़ के हवाले से बात करूँ तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मुझे खाना पकाना पसंद नहीं है, तो ये मेरी कोई हॉबी नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई कहे तो मुझे किताबें पढ़ने का, ठीक। मुझे पसंद है कि मैं हिस्टोरिक प्लेसेस देखूं और बस आराम करूं। ट्रैवल करना कितना पसंद है और ट्रैवल से क्या क्या चीज़ें सीखती हैं आप? मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। मतलब मेरा घर अभी लाहौर में है, अब बहावलपुर में भी हमने मतलब यहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, वहाँ भी घर पे है, लेकिन आलमोस्ट एवरी वीक या आफ्टर 2 वीक्स मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। या इसके अलावा अगर कोई ख़ानदान में वो है वो तो एक अलग, मुझे ट्रैवलिंग में मुश्किल नहीं आती, मुझे मज़ा आता है। इसके अलावा यूजुअली हमारे प्रोग्राम्स बनते रहते हैं, कभी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, या कभी साल में एक दफ़ा हम लोग ज़रूर कहीं ना कहीं पूरा ख़ानदान जो इकट्ठा होकर जाता है। तो ट्रैवलिंग में मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। आप लाहौर में रही हैं, आप बहावलपुर में रही हैं, तो कौन सा शहर आपको अच्छा लगता है? मुझे बहावलपुर बड़ा पसंद आया है। मुझे इतना पीसफुल सिटी है और इतना सुकून है। इवन मेरे बच्चे भी वो हालांकि उधर ही पढ़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे अब जाएं तो शोर और जो पोल्यूशन वो नज़र आती है ना आपको, तो मेरा तो आंखों में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन बहावलपुर बहुत ही पीसफुल, और आपको लगता है हर चीज़ आपकी एक्सेस में, आपसे दूर नहीं है। मुझे तो बड़ा पसंद है। पंजाब यूनिवर्सिटी में खिदमत सर अंजाम देती रही हैं आप, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वहाँ का भी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। वहाँ पे जैसे यहाँ पे बच्चों के साथ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये फ़र्क नज़र आता है कि वहाँ चूँकि लाइब्रेरीज़ जो थी विद इन योर एक्सेस थी, और बच्चों को आदत थी हर एक डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी थी, तो वो और हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी थी वो तो बहुत ही पुरानी 1933 की से भी पहले की बनी हुई थी, और उसमें तकरीबन 1,30,000 से ज़्यादा उनकी अपनी किताबें थी। हर डिपार्टमेंट की अलहदा लाइब्रेरी थी, जो यहाँ पे मुझे कमी नज़र आती है, जो कि मुझे यकीन है कि अब जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो हर एक डिपार्टमेंट को इंशाल्लाह, ये जैसे नई बिल्डिंग्स बनेंगी तो हर एक डिपार्टमेंट, हमारी अपनी भी ख्वाहिश है कि हमारी अपनी लाइब्रेरी, तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है। बाकी तो बच्चे हर जगह आपको ख़ुद ही उनको गाइड करना पड़ता है, ख़ुद ही पढ़ाना पड़ता है ये। और मुझे ऐसा वहाँ भी मज़ा आता था पढ़ाने में, यहाँ भी मैं इंजॉय कर रही हूँ। ठीक है मैडम, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, तलबात को और कोविड-19 के हवाले से आप क्या पैगाम देंगी? देखिए, मुझे समटाइम्स मैं बाज़ बच्चों की बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे बड़ा खौफ महसूस होता है कि कोई कोरोना नहीं है, कोई वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी एक अजीब सी अप्रोच है आपकी, जो कि ना तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना ही आपका माशरती तौर पे इसका कोई फ़ायदा है आपको। वो सोच बदलने की ज़रूरत है। प्रिकॉशंस लें, ये जो मास्क पहने, इसका इस्तेमाल करें, थोड़ा फासले पे रहें, और अगर हो गया है तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जिससे कोई शर्मिंदगी हो। जैसे अक्सर लोग छुपाते हैं, जी हमें कोरोना हो गया, तो बताते नहीं हैं, इससे आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा सा अगर आप एक दूसरों से अलग हो जाए ताकि दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि बस ये अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं लोगों में कि ये, और इसकी वैक्सीन जो अब मैंने देखा है और सुना है बच्चों की बातें कि नहीं लगानी चाहिए, बहुत सारे उनके इसके ऊपर इश्यूज़ हैं, वो क्लियर होने चाहिए। ये एक दवाई है और मेडिसन है, और इसको इस्तेमाल करना आपका दूसरों के लिए, अपनी जान के लिए फ़र्ज़ है। तो ये ज़रूर उनमें अवेयरनेस आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।